अगर एक आधी बार प्रॉब्लम आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और जो अभी ज्वाइन नहीं किए हैं उनका बीच में हम करवा लेंगे, नो प्रॉब्लम। बट वी हैव डन yesterday up to pre-fertilization structures and events. ठीक है, in this topic I have taught you about the structure of microsporangium. ठीक है बेटे, स्टेमन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, माइक्रोस्पोरेंजियम का बताया था, एंड पोलन ग्रेन्स का बताया था। तो लास्ट ईयर के वीडियो भी आई हैव अपलोडेड दोस वीडियोस लास्ट ईयर इन द स्कूल यूट्यूब चैनल। ठीक है, एंड देयर पीपीटीज आर आल्सो देयर। तो दिस टाइम आई एम नॉट मेकिंग एनी पीपीटी बिकॉज मुझे लगता है कि एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी होते हैं जो हम पीपीटी में शो नहीं कर पाते, तो इसीलिए मैं एनसीईआरटी में से इस टाइम जो है वो टीच करूंगी। डायरेक्ट पीपीटीज भी अवेलेबल है मेरी, वो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो yesterday I have discussed the structure of stamen, and what I have taught you that stamen it consists of two component parts. ठीक है, what are these? One is filament and other is anther. तो मैंने आपको बताया था कि what is a filament? Filament is the long and cylindrical stalk-like structure that is present in a stamen. And what is anther? Anther is a bilobed structure. ठीक है बेटे, अगर मैं वर्ड यूज कर रही हूँ बाइलॉब, इसका मतलब लोब का मतलब होता है चैम्बर्स, एंड बाई मीन्स हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर, 2 चैम्बर्स आर देयर। तो यहाँ पे देखिए द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन इज विजिबल टू यू। सो हेयर 2 लोब्स आर प्रेजेंट, एक आपको आगे की तरफ नजर आ रहा है, सिमिलरली एक पीछे की तरफ नजर आ रहा है। तो 2 लोब्स है, इसलिए हम एंथर को बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने आपको बोला था कि इफ वी कट द एंथर इन अ ट्रांसवर्स मैनर, ठीक है, तो अगर हम ऐसे लॉन्गिट्यूडनल फैशन में कट करते हैं तो उसको हम वर्टिकल सेक्शन कहते हैं। पर अगर मैं उसको इस तरह से लेटरल साइड से कट करूंगी तो उसको मैं कौन सा सेक्शन कंसीडर करूंगी? ट्रांसवर्स सेक्शन कंसीडर करूंगी। तो मैंने जो एंथर है उसको बीच में से कट किया। तो वैसे अब we know that the anther is a bilobed structure, but when we take the transverse section and we see this type of diagram, और इसमें हमें कितने लोब्स नजर आ रहे हैं? 4 लोब्स पे नजर आ रहे हैं। तो आफ्टर ट्रांसवर्स सेक्शन द एंथर is generally visible in the form of a tetralobed structure. Okay बेटे, तो how many lobes are there? 4 lobes are there. तो each of these lobe, okay, each of these lobe is known as microsporangium. सभी बच्चों ने याद रखना है कि एंथर के जो लोब्स है उनको क्या नेम दिया गया है? माइक्रोस्पोरेंजियम नेम दिया गया है। और इनिशियली व्हेन दे आर फॉर्म, these microsporangium they are somewhat hollow structures. ठीक है, शैलो होते हैं, हॉलो होते हैं। पर जैसे जैसे एंथर जो है इट गेट्स मैच्योर, these pollen sacs or you can say microsporangium, they becomes deeper one and develops into pocket like structure. ठीक है, जैसे पॉकेट्स होती हैं उस तरह से ये अंदर की तरफ डीप होते जाते हैं। तो इन 4 माइक्रोस्पोरेंजियम्स को हमने क्या नेम दिया है? पोलन सैक्स का नेम दिया। ठीक है बेटे, तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल फैशन में हमें पॉकेट्स नजर आ रही हैं ये पोलन सैक्स की हैं। और इनसाइड दिस पोलन सैक्स व्हाट इज प्रेजेंट? पोलन इज प्रेजेंट। ठीक है, लेटर ऑन व्हेन सेल डिवीजन टेक्स प्लेस देन इस पोलन सैक्स के अंदर क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन्स बनेंगे, इसीलिए उनका नेम पोलन सैक है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हम एंथर जो है उसको बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, तो हर एक एंथर जो है इट हैज वन वॉल लेयर दैट सराउंड द लोब ऑफ दैट एंथर। So that layer is known as a theca layer. ठीक है, तो if we have bilobed anther, this means each lobe of anther is surrounded by how many theca layers? 2 theca layers. So that's why we sometimes called the anther as a diathecous structure. Okay student, अब देखिए यहाँ पे अगर एंथर जो है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल फैशन में देखें तो we see a line and that line is known as line of dehiscence. So whenever the anther it gets mature, the bursting of the anther takes place through this line of dehiscence. ओके बेटे, तो हर एक लोब को हमने माइक्रोस्पोरेंजिया बोला था, और जब ये डीप हो जाएंगे, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स में डेवलप हो जाएंगे, तब हम इन माइक्रोस्पोरेंजिया को पोलन सैक्स कहते हैं। फिर मैंने आपको बता दिया था कि हर एक लोब जो है वो कैसा है? समवट सर्कुलर इन नेचर, और हाउ मेनी वॉल लेयर्स आर प्रेजेंट इन ईच माइक्रोस्पोरेंजियम? तो 4 वॉल लेयर्स आर प्रेजेंट। ओके स्टूडेंट, सबसे आउटरमोस्ट लेयर जो है दैट इज नोन एज, व्हाट इज इट? तो इट इज नोन एज, देखो यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे, द एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर्स एंड कैपिटल। ओके बेटे, सबसे बाहर वाली जो है दैट इज नोन एज एपिडर्मिस। नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस इज नोन एज एंडोथेशियम, अंदर की तरफ जा रहे हैं हम, एंड अंदर की तरफ
जो है एंडोथीशियम्स अंदर कौन सी हैं, 3 to 4 मिडल लेयर्स एंड सबसे इनरमोस्ट लेयर जो है दैट इज नोन एज टैपेटम. So what are the function of these layers that I have already discussed, that the outer 3 wall layers they perform the function of protection as well as they are also involved in the process of dehiscence of the anther, that means bursting of the anther to release the pollen grains. Okay, but the tapetum is very important because this is the only innermost layer that provide nourishment to the developing pollen grains. ठीक है, जो हमारे डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स हैं उनको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, इनरमोस्ट लेयर विच इज नोन एज टैपेटम. तो उसके बाद देखिए सी दिस डायग्राम दैट इज गिवन इन योर बुक एंड हियर वी सी द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर ऑफ यू कैन से माइक्रोस्पोरेंजिया. तो यहाँ पे देखिए एपिडर्मिस आपको नजर आ रही है, एंडोथीशियम, देन 3 to 4 मिडल लेयर्स आते हैं एंड देन टैपेटम इज देयर विच इज द इनरमोस्ट लेयर एंड नेक्स्ट टू द टैपेटम और किसी भी माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में आपको क्या नजर आती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल नजर आती है. ओके स्टूडेंट, दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है, एक्चुअली दे आर द क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेंटर एंड व्हेन दीस सेल्स they join together they form a tissue and that is known as sporogenous tissue. तो मैंने आपको कल भी बताया था कि each and every cell of the sporogenous tissue is capable to behave as microspore mother cell. ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक सेल है स्पोरोजेनस टिश्यू के जो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती है. कहते हैं कि हर एक सेल जो है स्पोरोजेनस टिश्यू का जो सेंटर में प्रेजेंट है माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव कर सकते हैं, पर फिर भी सभी जो हैं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट नहीं करते. दो सेल्स हु वांट टू बिहेव एज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स दे इंक्रीज देयर साइज, वो अपना साइज इंक्रीज कर लेते हैं एंड देयर न्यूक्लियस इट आल्सो बिकम्स प्रोमिनेंट as well as they store large amount of cytoplasm. Okay student, in the previous year you will study, ठीक है, आपने प्रीवियस ईयर में ये पढ़ा था कि जब भी किसी सेल में डिवीजन करनी होती है its nucleus become enlarged as well as it store large amount of cytoplasm. तो इसका मतलब स्पोरोजेनस टिश्यू के अगर कुछ सेल्स जो हैं वो लार्ज हो गए हैं और उसपे काफी सारा साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस भी है, तो इसका मतलब वो क्या करने वाले हैं, सेल डिवीजन करने वाले हैं. ठीक है बेटे, एक चीज याद रखेंगे कि हमारा जो पूरा का पूरा एंथर है इट इज डिप्लॉयड इन नेचर और उसपे प्रेजेंट जितने भी तरह के सेल्स हैं वो भी कैसा नेचर रखते हैं, डिप्लॉयड नेचर रखते हैं. दिस मींस द स्पोरोजेनस टिश्यू इज आल्सो डिप्लॉयड and the microspore mother cells which develops from this sporogenous tissue it is also diploid. Okay बेटे, अब वो कहते हैं कि आप इन्होंने क्या करनी है, गैमीट्स फॉर्म करनी है. आपको पता है कि whenever the formation of gametes is there तो फिर जो भी सेल्स होंगे उनमें हमेशा कौन सी डिवीजन होगी, ऑलवेज meiotic cell division takes place because meiosis is a reductional kind of division. Okay बेटे, now this microspore mother cells undergoes meiosis और meiosis होने के बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं क्या फॉर्म करती हैं, तो कहते हैं कि आफ्टर meiosis this pollen mother cell or you can say microspore mother cells they form microspores or pollens. ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि पोलन्स जो है एक सिंगल पोलन नहीं बनता है, ठीक है, पोलन्स जो है 4 के ग्रुप में अटैच होते हैं, तो इसीलिए हम उनको माइक्रोस्पोर टेट्राड या फिर हम उनको पोलन ग्रेन्स जो हैं उनको हम पोलन टेट्राड भी कहते हैं कई बार, पर वो कहते हैं कि हमेशा नहीं होता है ऐसा. ठीक है, हमेशा पोलन ग्रेन्स दे आर नॉट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पोलन टेट्राड. ठीक, sometimes when the dehydration of water takes place from these pollen tetrads, so all of these 4 pollen grains they get separated from each other and each of the pollen grain, each single pollen grain itself behave as a single unit. ओके बेटे, अप टू क्लास 11th आपको ये बताया गया था कि पोलन ग्रेन्स भी मेल गैमेट होते हैं, पर अब हम जानेंगे कि पोलन ग्रेन्स दे आर नॉट द मेल गैमेट्स बट दे आर द कैरियर्स ऑफ द मेल गैमेट्स. ओके बेटे, तो अब देखो पोलन ग्रेन्स कौन से डिवीजन से बने हैं, मेयोसिस से बने हैं. इसका मतलब पोलन ग्रेन्स जो इनका मेकअप कैसा होगा, वो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रखेंगे और कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे. ओके बेटे, एक बार अगर मेयोसिस हो गया है दिस मीन्स दोबारा मेयोसिस नहीं होगा. तो आप जब भी पोलन ग्रेन सेल डिवीजन करेंगे तो वो मेयोसिस कभी नहीं होगी, वो हमेशा कौन सी डिवीजन होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी. ओके स्टूडेंट्स, so whenever the pollen grains they develop inside the anther and the anther it gets mature
then what happen? The bursting of the anther takes place. ठीक है, कहाँ से होनी है bursting? The bursting of the anther, it takes place from the line of dehiscence that is present between the two lobes of the anther. तो वो line of dehiscence जो है वहां से anther burst हो जाएगा और उसके बाद देखिए इस डायग्राम में आपको पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हुए नजर आ रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब ये पोलन ग्रेन्स जो हैं जब एंथर के डेहिसेंस के बाद रिलीज हो जाते हैं. ओके बेटे, तो दीज पोलन ग्रेन्स नाउ रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट. अब इन पोलन ग्रेन्स के लिए हम वर्ड यूज करेंगे, दे आर नोन एज मेल गैमेटोफाइट. ठीक है, गैमेटोफाइट वर्ड का मतलब है कि इन्होंने आगे जाके क्या बनानी है, मेल गैमीट्स बनाने. ओके बेटे, अब उसने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है, व्हेन यू टेक द फ्लावर ऑफ हिबिस्कस व्हिच इज आल्सो नोन एज चाइना रोज इन योर हैंड. ठीक है, समटाइम्स व्हेन यू टच द एंथर ऑफ द चाइना रोज, तो आप अपने फिंगर्स को अगर देखते हैं तो उस पे एक येलो पाउडरी मास जो है आपके फिंगर्स पे आ जाता है. तो दैट आर एक्चुअली द पोलन ग्रेन्स. ठीक है, ये उसके पोलन ग्रेन्स होते हैं जो एक डस्टी पाउडरी मास की फॉर्म में, येलोइश पाउडरी मास की फॉर्म में आपके फिंगर्स पे आ जाते हैं. तो अगर आप उन पोलन ग्रेन्स को स्प्रिंकल कर देंगे ऑन a 1 drop of sugar solution and observe it under the microscope, you will see that after 5 to 10 minutes these pollen grains they germinate and they produce a transparent pollen tube. Okay beta, so this experiment you can easily perform in your laboratory. So whenever we get time for practicals, we will do this experiment in the lab. Okay students, see in figure 2.4 वो कहते हैं कि पोलन ग्रेन्स दे हैव वेराइटी ऑफ शेप्स. ठीक है, अलग अलग तरह की शेप्स होती हैं पोलन ग्रेन्स की, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो देखिए कुछ पोलन ग्रेन्स इस तरह से आपको स्पाइनी पोलन ग्रेन्स नजर आते हैं, सम बट सर्कुलर इन नेचर, और ऐसे उसमें माइन्यूट स्पाइन्स आर प्रेजेंट. ठीक है बेटे, कुछ पोलन ग्रेन इस तरह से आपको स्पिंडल शेप के नजर आ सकते हैं और कुछ पोलन ग्रेन्स आपको ऐसे नजर आ सकते हैं. ओके बेटे, अब वो कहता है कि दीज पोलन ग्रेन्स they are generally spherical in nature and what about their diameter? तो diameter उसका vary कर सकता है according to species. तो approximately जो है diameter 25 to 50 micrometers के आसपास रहता है. Okay student, and now these pollen grains, if you see the structure of these pollen grains, then these pollen grains they have two layered wall. ठीक है, अगर सर्कुलर होते हैं तो उसके आसपास जो है 2 wall layers होती हैं and the hard outer layer it is known as exine. ठीक है बेटे, सबसे outermost layer जो है उसको हम exine कहते हैं. And what about its composition? It is made up of sporopollenin. ठीक है, this is a question of viva voice also. तो आपको प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है कि पोलन ग्रेन की जो outermost layer है जिसको exine कहते हैं उसमें कौन सा ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है. तो दैट ऑर्गेनिक मटेरियल इज sporopollenin. तो कहते हैं इट इज ऑर्गेनिक इन नेचर. Or this sporopollenin, it is very important because of the presence of this sporopollenin, the pollen grains they can face extremes of temperature. ठीक है, चाहे जितना भी ज्यादा टेम्परेचर हो, चाहे पोलन ग्रेन्स को कितनी भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स या एल्कलीज के कांटेक्ट में लाया जाए, पोलन ग्रेन्स का डेसिकेशन नहीं होता है because of this organic material present in the exine that is known as sporopollenin. Okay student, और दूसरी चीज उसने ये बताई है कि टिल डेट नो एंजाइम इज फाउंड दैट कैन कॉज द डिग्रेडेशन ऑफ दिस sporopollenin. इट इज सच अ स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस. ठीक है, अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम पता नहीं लगा है जो कि sporopollenin जो है उसको आसानी से डेसिकेट कर सकता है, डिकम्पोज कर सकता है. ओके स्टूडेंट, तो देखो आउटरमोस्ट लेयर जो है उसमें सारी जगह पे वो कहता है एक्साइन में sporopollenin प्रेजेंट होता है, बट देयर आर सम ऑफ द स्पेसेस where the sporopollenin is not present, and these small apertures that are present in the exine they are actually known as the germ pores. ठीक है, फिर से सुनेंगे, एक्साइन की वो वाले स्पेस जहां पे कि sporopollenin एब्सेंट रहता है उसको हम क्या कहते हैं, germ pores कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो एक वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोलन ग्रेन्स इज that pollen grains can be well preserved as fossils because of the presence of this sporopollenin. ठीक है, अगर हम कई बार हमने कुछ प्लांट्स जो हैं उनको हमने फाइंड आउट किया है फॉसिल्स की फॉर्म में और उनके पोलन ग्रेन्स अगर हमें आज भी मिले हैं इतने सालों के बाद भी, तो वो सिर्फ फॉसिल्स की फॉर्म में इसलिए प्रिजर्व हो पाए हैं क्योंकि उसमें sporopollenin प्रेजेंट है जिसको कोई एल्कली, कोई एसिड, कोई एंजाइम जो है वो डिग्रेड नहीं कर सकता. ओके स्टूडेंट,
नेक्स्ट टू कहते हैं कि नेक्स्ट टू द एक्साइन द इनरमोस्ट बॉल लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन इट इज नोन एज एंटाइन एंड एंटाइन इज समवट थिन इन नेचर। एंटाइन थोड़ी सी थिन होती है जबकि एक्साइन थोड़ी थिक रहती है। ओके बेटे, एंड व्हाट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द एंटाइन? तो एंटाइन इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। अच्छे से याद रखेंगे, एंटाइन इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, वन इज सेलुलोज एंड अनदर इज पैक्टिन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब कहता है कि एंटाइन से भी अंदर चलिए तो व्हाट यू फाइंड, तो every cell it has a gel-like substance present inside. So here also in the pollen grains, what is present? Cytoplasm is present, and this cytoplasm it is surrounded by the plasma membrane. Okay, बेटे साइड में देखो डायग्राम्स आपको नजर आ रही है, आपका एक्साइन नजर आ रही है, then entine is there, and inside the entine what is present? Cytoplasm is present, and inside the cytoplasm, ठीक है, what you see the predominant nucleus of the pollen grain. यहाँ पे आपको pollen grain का न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट, अब वो कहता है कि पोलन ग्रेन जो है उसका इनिशियली हमें यहाँ पे न्यूक्लियस नजर आता है, पर बाद में जब पोलन ग्रेन जो है उसमें माइटोटिक डिवीजन होने लगती है तो उसके बाद पोलन ग्रेन जो है उसमें क्या होता है, दो सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है बेटे, हाउ मेनी सेल्स आर फॉर्म्ड? टू सेल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द पोलन ग्रेन when its nucleus undergoes a division. So one of the larger cell is known as the vegetative cell and another cell is the smaller one and that is known as the generative cell. ठीक है, तो लास्ट डायग्राम के अंदर देखिए आपको वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल नजर आ रही है। वेजिटेटिव सेल इज somewhat larger in size and having abundance of cytoplasm, whereas the generative cell is somewhat spindle shaped and having limited amount of cytoplasm. ओके बेटे, तो ये जो स्टेज है पोलन ग्रेन की जिसमें हमें उसमें कितने सेल्स नजर आते हैं? टू सेल्स नजर आते हैं। वन इज द वेजिटेटिव सेल, another is the generative cell. This stage of the pollen grain it is known as the two-celled stage. It is known as two-celled stage. तो कहते हैं कि if you are talking about angiosperms, then 60% of the angiosperms their pollen grains they shed at the two-cell stage. मतलब 60% एंजियोस्पर्म्स ऐसे हैं जिसमें एंथर की बस्टिंग के बाद पोलन ग्रेन जब रिलीज होते हैं तो वो अपनी कौन सी स्टेज पे प्रेजेंट होते हैं? टू सेल स्टेज पे प्रेजेंट। ओके बेटे, बाकी जो है उसके अंदर पोलन ग्रेन्स जो है कई बार थ्री सेल स्टेज में भी देखे जाते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि व्हाट इज द थ्री सेल्ड स्टेज ऑफ द पोलन ग्रेन्स। तो व्हाट आई हैव डिस्कस्ड that there are two cells present in the cytoplasm of the pollen grain. One is the vegetative one and other is the generative one. Okay student, you must remember in your mind that there will be no division in the vegetative cell but the smaller cell which is known as the generative cell. This generative cell it undergoes the division and you know that meiosis already हो चुका है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में। तो यहाँ पे जो डिवीजन होगी वो कौन सी डिवीजन है? माइटोटिक डिवीजन है। ठीक है बेटे, तो माइटोटिक डिवीजन वेजिटेटिव सेल में नहीं होनी है, किसके अंदर होनी है? जनरेटिव सेल में होनी है। और जनरेटिव सेल में जब डिवीजन होगी तो जनरेटिव सेल जो है वो क्या फॉर्म करेगा? टू मेल गैमेट्स फॉर्म करेगा। तो दिस स्टेज ऑफ द पोलन ग्रेन where one vegetative cell along with the two male gametes are present, this stage is known as the three-celled stage of the pollen grains. तो कहते हैं कि 60% जो पोलन ग्रेन्स हैं they release at the two cell stage, whereas the rest of the pollen grains they release or they shed from the anther at the three-celled stage. Okay student, now what is given in the next paragraph is that there are some of the species of plants whose pollen grains cause allergic and bronchial infections in many people. ठीक है, तो कई बार वो कहते हैं कि कुछ एक्सोटिक स्पीशीज हैं। एक्सोटिक स्पीशीज क्या होती हैं? वो स्पीशीज जो हमारे कंट्री की नेटिव स्पीशीज नहीं होती पर किसी फॉरेन कंट्री से, किसी फॉरेन हैबिटेट से आपके हैबिटेट के अंदर इंट्रोड्यूस हो गई। ओके, तो वन ऑफ सच स्पीशीज व्हिच इज कॉमनली नोन एज कैरेट ग्रास एंड व्हाट इज इट्स टेक्निकल नेम? इट इज नोन एज पार्थेनियम इंडिकम। जनरली आपको कहीं पे भी ग्रो करते हुए नजर आ जाता है पार्थेनियम इंडिकम। तो उसके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एलर्जी कॉज करते हैं ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी। ठीक है बेटे, इसके अलावा वो कहता है कि ये पार्थेनियम इंडिकम इंडिया में कैसे एंटर हुआ? तो व्हेन देयर इज सम ऑफ द स्पीशीज ऑफ वीट दैट आर इंपोर्टेड इन इंडिया फ्रॉम सम फॉरेन कंट्रीज, तो अलोंग विद दोस वीट स्पीशीज
ये पार्थिनियम इंडिकम जो है वो इंडिया में आ गया था और ये एक एक्सोटिक स्पीशीज है और इसके पोलन ग्रेन्स बहुत बड़े लेवल पे एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा और भी बहुत सारी प्लांट स्पीशीज हैं जिनके पोलन ग्रेन्स जो एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं दे आर शोइंग। And another very interesting thing that is related with the pollen grains are these pollen grains. They are very much rich in nutrients. So what the Western people do, they generally consume the tablets of the pollen grains and which they generally used as food supplements. ठीक है बेटे, तो अपने फूड सप्लीमेंट्स के फॉर्म में पोलन टैबलेट्स जो हैं वो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में अवेलेबल हैं और ये पोलन टैबलेट्स जो हैं बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं। ठीक है, सिर्फ टैबलेट्स की फॉर्म में ही नहीं, पोलन ग्रेन्स आर आल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स आल्सो इन द मार्केट। और इसके अलावा कहते हैं कि समटाइम्स पोलन्स दे आर कंज्यूम्ड बाय द एथलेटिक पीपल आल्सो। ठीक है, ऐसे लोग जो कि रन करते हैं, एथलीट्स हैं, वो भी पोलन टैबलेट्स लेते हैं, उससे उनका स्टैमिना, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। और इसके अलावा पोलन टैबलेट्स जो हैं वो रेस हॉर्सेस जो हैं उनको भी दी जाती है सो दैट उनके जो स्टैमिना है उसको इंक्रीज किया जा सके। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे आपको पिक्चर नजर आ रही है जिसमें आपको पोलन टैबलेट्स के बारे में दिखाया गया है। तो दे आर यूज्ड एज फूड supplements in many countries. So what is given in the next paragraph that the pollen grains, once they shed from the anther, they must have to be reached to the stigma. ठीक है, जब भी पोलन ग्रेन्स जो है उन्होंने एंथर में से रिलीज होना है तो उनको जल्दी से जल्दी कहाँ पहुंचना है, स्टिग्मा के पास पहुंचना है। Otherwise they lose their viability. What is viability? Viability is that period up to which the pollen grains they remain live. ठीक है, जब तक पोलन ग्रेन्स जिंदा रहते हैं उस पीरियड को हम उसका viability period कहते हैं। तो this viability period of pollen grains it varies according to different species. तो कहते हैं कि जैसे ही वो पोलन ग्रेन्स एंथर में से रिलीज हो जाती हैं उनका एक सिंगल एम जो है वो किसके पास पहुंचना है, स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर के पास पहुंचना है सो दैट दे कैन डू द टास्क ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, तो हाउ लॉन्ग अ पर्टिकुलर पोलन ग्रेन कैन सर्वाइव, it depends upon different type of species. So this period which is known as the viability period, it is highly variable in different species and it is also affected by the conditions that are present in the habitat. This means अगर हाई टेम्परेचर प्रेजेंट है हैबिटेट में, ह्यूमिड कंडीशंस ज्यादा हैं, तो उसकी वजह से भी कहते हैं कि पोलन ग्रेन्स जो है उसकी वायबिलिटी पीरियड पे इफेक्ट होता है। ठीक है, तो उसमें उसने कुछ एग्जांपल दिए हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ राइस एंड व्हीट, द पोलन ग्रेन्स दे लूज देयर वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज। ठीक है, 30 मिनट के बाद उनका वायबिलिटी पीरियड खत्म हो जाता है और वो डेड हो जाते हैं। उसी तरह से कहते हैं कि देयर आर सम पोलन ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज families, botanical families such as Rosaceae, Leguminosae and Solanaceae. ठीक है, जिसके पोलन ग्रेन्स जो हैं वो काफी मंथ तक जो है सरवाइव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब वो कहते हैं कि पोलन ग्रेन्स जो है इनका वायबिलिटी पीरियड कुछ सेकंड्स का भी हो सकता है, मिनट्स का भी हो सकता है, मंथ का भी हो सकता है, ईयर्स का भी हो सकता है और मेनी ईयर्स का भी हो सकता है। ठीक है, तो कई बार एक्सकवेशन के दौरान जब हम फॉसिल्स को फाइंड आउट करते हैं तो अभी भी हमें ऐसे पोलन ग्रेन्स मिले हैं जो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पुराने हैं एंड स्टिल दे हैव नॉट लॉस्ट देयर वायबिलिटी पीरियड। ठीक है, तो उसका सिर्फ एक ही एक कारण है कि उनके एंजाइम में जो स्पोरोपोलिन प्रेजेंट है उसकी वजह से वो डीकंपोज नहीं होते और ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर पाते हैं। ओके बेटे, अब एक चीज उसने बताई है कि यू हैव हर्ड अबाउट सीमन बैंक्स के बारे में आपने सुना हुआ है कि ह्यूमन स्पर्म्स जो है उनको हम एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में रखते हैं और उसको लेटर ऑन यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, तो सिमिलरली वी कैन आल्सो यूज दिस टेक्निक फॉर स्टोरिंग द पोलन ग्रेन्स फॉर मेनी इयर्स एंड व्हाट वी डू इन दिस टेक्निक, वी यूज हियर लिक्विड नाइट्रोजन। हम यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं एंड द टेम्परेचर ऑफ दिस लिक्विड नाइट्रोजन इज -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सोचिए -196 डिग्री सेल्सियस कितना ठंडा टेम्परेचर हो सकता है और उस पे हम पोलन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तो दैट पोलन ग्रेन्स दे डू नॉट लूज देयर वायबिलिटी पीरियड एंड दे कैन रिमेन वायबल फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। तो सच टाइप ऑफ एजेंसीज दे आर नोन एज द पोलन बैंक्स। या फिर हम सीड को भी ऐसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इस टेक्निक को बेटे हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं
and the branch of biology which study this technique of cryopreservation, it is known as cryobiology. ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन में हमेशा याद रखेंगे कि लिक्विड नाइट्रोजन यूज करेंगे, टेम्परेचर कितना रहेगा, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। और बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम क्रायो टेक्निक्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम क्रायोबायोलॉजी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so this is all about the structure of stamen, microsporangium and pollen grains. Okay student, so I think this is very much clear to you. किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है बच्चा। यस बेटे, सब कुछ क्लियर है ना? बस आपने इतना याद रखना है कि द सेम टेक्निक वी कैन आल्सो यूज फॉर स्टोरिंग द ह्यूमन स्पर्म्स। ठीक है, एंड दीस ह्यूमन स्पर्म्स दे आर लेटर यूज्ड फॉर इन विट्रो टेक्निक्स में भी हम इनको यूज करते हैं। उसी तरह से अगर आपने क्रॉप क्या कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री वाले आपने प्रोग्राम्स के बारे में सुना हुआ है, सुपीरियर ब्रीड्स अगर हमने ऑब्टेन करनी है तो उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ओके स्टूडेंट, तो उसमें भी हम एनिमल के स्पर्म्स जो है उनको स्टोर करके रखते हैं जो सुपीरियर ब्रीड्स होती हैं, और उससे हम जो है और ज्यादा सुपीरियर ब्रीड्स ऑब्टेन करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो दैट वी विल गोइंग टू स्टडी इन वन चैप्टर दैट इज देयर इन योर बुक, स्ट्रेटजीज ऑफ एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। वो हम बाद में पढ़ेंगे उस चैप्टर के बारे में। अब मैं आ गई हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसेक। ठीक है बेटे, एक चीज हमेशा याद रखेंगे, दोनों चीजों को जब हमने लर्न करना है तो साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं वहां पे मैंने आपको स्टेमन का स्ट्रक्चर बताया था, यहाँ मैं आपको पिस्टल का स्ट्रक्चर बताऊंगी। वहां मैंने टर्म यूज की थी माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है बेटे, जो टर्म मैंने माइक्रोस्पोरेंजियम यूज की थी वो पोलन सेक्स के लिए थी, और यहाँ पे मैं टर्म यूज करने जा रही हूँ मेगास्पोरेंजियम। और मेगास्पोरेंजियम टर्म मैं किसके लिए यूज कर रही हूँ? ओव्यूल के लिए यूज कर रही हूँ। और ओव्यूल के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा उसको मैं क्या बोलूंगी? एम्ब्रियोसेक बोलूंगी। ओके बेटे, तो वहां पे पोलन ग्रेन्स को मैंने मेल गैमेटोफाइट का नेम दिया था, यहाँ पे एम्ब्रियोसेक को मैं क्या नेम दूंगी? फीमेल गैमेटोफाइट का नेम दूंगी। तो ये चीजें अच्छे से आपने याद रखनी है। उससे पहले उसने कुछ जनरल टर्म्स आपको बताई हैं। तो वी जनरली यूज गाइनोशियम टर्म टू रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल earlier the female reproductive part of the flower, we know this reproductive part by the name what? Pistil or carpel. अब हम उसका नया नेम याद रखेंगे and that is known as gynoecium. Okay बेटे, so what is gynoecium? Gynoecium is the group of pistils or carpels. ठीक है, तो कहते हैं कि gynoecium में सिंगल पिस्टल भी हो सकता है। If only single pistil is present in the gynoecium, then it is known as monocarpellary. And if so many pistils are present in the gynoecium, then it is known as multicarpellary. Okay बेटे, what is syncarpus? तो कहते हैं कि all the pistils that are present in the gynoecium, they fused together with each other, they are joined with each other, then such a condition is known as syncarpus condition. मतलब सारे के सारे कार्पल्स जो हैं वो फ्यूज्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। और अगर सारे के सारे कार्पल्स या पिस्टल्स जो हैं वो फ्री हैं, then the condition is known as apocarpus. Okay बेटे, now if we take one pistil in your hand, ठीक है, what you see that each pistil has three components or parts, and what are these three components or parts of these pistils? ठीक है बेटे, इन पिस्टल्स के वो थ्री कंपोनेंट्स या पार्ट्स जो हैं वो क्या है? तो उसमें वो कहता है कि वो सबसे पहले उसमें स्टिग्मा आ जाता है, and then we have style, and then we have ovary. So what is stigma? Stigma is that part of the pistil which act as a platform for receiving the pollen grains. ठीक है, स्टिग्मा वो पार्ट है जहां पे पोलन ग्रेन्स आके फॉल करने हैं और उन्होंने क्या करना है? जर्मिनेट करना है। और स्टिग्मा से एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है और बेस में जाके ओवरी को ज्वाइन करता है। That bridge-like structure which joins the stigma with the ovary is known as style. So it is elongated cylindrical part that is present beneath the stigma. Okay, bete? Now what is ovary? Ovary is that part of the pistil which is present at the basal position. It is somewhat bulged part, swollen in nature, काफी ज्यादा swollen होता है। अब कहता है कि ओवरी के अंदर जाके देखिए तो व्हाट इज प्रेजेंट? तो इनसाइड द ओवरी यू ऑलवेज फाइंड अ कैविटी
and that cavity or locule, it is known as ovarian cavity or ovarian locule. तो हर एक ओवरी के अंदर एक चैम्बर प्रेजेंट है, एक कैविटी प्रेजेंट है, एक लॉक्यूल प्रेजेंट है, जिसको हम ओवरियन कैविटी, ओवरियन लॉक्यूल कहते हैं। ओके बेटे, आप कहते हैं कि उस ओवरियन कैविटी के अंदर आपको क्या मिलेगा, तो उस ओवरियन कैविटी के अंदर आपको मिलेगा कुशन लाइक स्ट्रक्चर, एंड दैट कुशन लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज प्लासेंटा। तो फिर से सुनेंगे, ओवरी जो है उसके अंदर हमें ओवरियन कैविटी मिलनी है, ओवरियन कैविटी के अंदर हमें कुशन लाइक स्ट्रक्चर मिलना है जिसको हम प्लासेंटा कहते हैं, और प्लासेंटा के साथ अटैच्ड हमें क्या मिलने हैं, बहुत सारे ओव्यूल्स। ठीक है बेटे, लास्ट टाइम हमने एक टर्म पढ़ी थी प्लासेंटेशन। व्हाट इज प्लासेंटेशन? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स ओवर द प्लासेंटा। ओके, उससे पहले आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ डाइसेक्टेड फ्लावर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक यहाँ पे फ्लावर जो है उसको डाइसेक्ट किया, चाइना रोज का फ्लावर है, और उसमें से हमने ये चीज निकाल ली है जिसको हम क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर गायनोशियम कहते हैं। यहाँ देखिए आपको गायनोशियम जो है उसमें कितने स्टिग्मास नजर आ रहे हैं, 5 स्टिग्मास आर देयर, कई बार सिंगल स्टिग्मा भी होता है। देन दिस इज अ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर व्हिच कनेक्ट द स्टिग्मा विद द ओवरी, इट इज नोन एज अ स्टाइल। और स्टाइल के नीचे हमें ओवरी नजर आती है, एंड ओवरी के नीचे एक जो है स्वॉलन स्ट्रक्चर होता है जिसको थैलेमस कहती हैं, और थैलेमस के नीचे पेडिसिल होता है। ओके बेटे, यहाँ पे स्टिग्मा इनलार्ज करके आपको दिखाया हुआ है इसमें, और यहाँ पे आपको उसने काफी सारे कार्पल्स दिखाई, यानी मल्टी कार्पलरी कंडीशन दिखाई है। यहाँ पे आपको सिंगल ओव्यूल दिखाया गया है व्हिच इज द बेंट टाइप ऑफ ओव्यूल, एंड सच टाइप ऑफ ओव्यूल जो कि इन्वर्टेड या बेंट होता है उसको एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, व्हेन यू रीच योर हायर क्लासेस यू विल स्टडी देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ओव्यूल्स, अलग अलग तरह के ओव्यूल्स होते हैं, और उसमें से जो बेंट और इन्वर्टेड टाइप ऑफ ओव्यूल है दैट इज नोन एज द एनाट्रोपस। ओके बेटे, सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ओव्यूल। तो ओव्यूल जो है उसके स्ट्रक्चर में ये सारे पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हर एक ओव्यूल जो है उसके 2 एंड्स हैं। ठीक है, द टॉप मोस्ट एंड इज नोन एज द चिलाजल एंड, एंड द बेसल एंड इज नोन एज द माइक्रोपाइलर एंड। क्योंकि ये उल्टा लटका हुआ है ओव्यूल, तो इसीलिए इसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है चिलाजल एंड वो आपको नीचे नजर आ रहा है। ठीक है बेटे, और ऊपर की तरफ हमें कौन सा एंड नजर आएगा, माइक्रोपाइलर एंड नजर आएगा। देखो यहाँ पे माइक्रोपाइलर पोल लिखा है ना, वहां पे माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइलर पोल एक ही चीज है। ठीक है बेटे, अब क्योंकि ये डाइकॉट प्लांट का ओव्यूल है, इसका मतलब उसमें इंटैगमेंट्स कितनी होंगी, हाउ मेनी इंटैगमेंट्स आर देयर, 2 इंटैगमेंट्स आर देयर। ठीक है, आउटर इंटैगमेंट एंड इनर इंटैगमेंट। ठीक बेटे, अभी सही बच्चों को ये याद आ रहा होगा कि आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन ओव्यूल हमेशा क्या बन जाता है, बाद में सीड बन जाता है, और ओवरी हमेशा क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि सीड के अंदर, क्योंकि डाइकॉट सीड है इसलिए उसमें कितने इंटैगमेंट्स है, 2 इंटैगमेंट्स है, आउटर इंटैगमेंट एंड देन इनर इंटैगमेंट। ओके बेटे, तो उसके बाद कहता है कि ओव्यूल के अंदर हमें एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, दैट इज नोन एज न्यूसैलस। इट इज नोन एज न्यूसैलस। और हमेशा हर एक ओव्यूल के अंदर देयर इज अ फीमेल गैमेटोफाइट present inside each and every ovule, and that is known as embryo sac. That is known as embryo sac. ठीक बेटे, अब कहते हैं कि आउटर और इनर इंटैगमेंट्स जो है वो पूरे के पूरे ओव्यूल को कवर करके रखती हैं, बट इट ओनली लीव अ स्मॉल स्पेस ऑन द माइक्रोपाइलर एंड, एंड दैट इज नोन एज माइक्रोपाइली। उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइली कहते हैं। तो किसी भी सीड जो है उसके अंदर इस तरह का एक छोटा सा पोर प्रेजेंट होता है जिसको माइक्रोपाइली कहते हैं। हाँ जी, बताइए मुझे कि माइक्रोपाइली जो है इसका फंक्शन क्या हो सकता है बेटे, माइक्रोपाइली का फंक्शन क्या हो सकता है? ऐसा क्यों है कि सीड जो है उसकी इंटैगमेंट्स ने उसको पूरी तरह से कवर नहीं किया, एक छोटी सी जगह छोड़ दी, सोचो। It provides oxygen and water. यस, वेरी गुड। ठीक है बेटे, हम ये जानते हैं ना कि सीड्स जो होते हैं वो काफी टाइम तक जो है सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो वो इसीलिए सरवाइव कर पाते हैं बिकॉज थ्रू दिस माइक्रोपाइली द ऑक्सीजन गैस इट एंटर्स इनटू द सीड as well as the moisture or the water, it remains in the seed so that they can survive easily for many years. Okay students, अब हम नीचे वाले पैराग्राफ पे आ जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि फिर से एक बार रिकॉल करेंगे कि ओवरी के अंदर ओवरियन कैविटी है, ओवरियन कैविटी के अंदर क्या है, प्लासेंटा, प्लासेंटा के साथ क्या अटैच्ड है, ओव्यूल, और ओव्यूल के लिए हमने यहाँ पर टर्म यूज की है
मेगास्पोरेंजियम। ठीक है बेटे, फर्स्ट लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे सभी स्टूडेंट। अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। इसका मतलब मेगास्पोरेंजिया कोई नई चीज नहीं है, ओव्यूल का ही दूसरा नेम है। ओके बेटे, तो वहां पे हमने टर्म यूज की थी माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया वर्ड हमने किसके लिए यूज किया था? पोलन सैक्स के लिए। यहाँ पे मैंने टर्म यूज किया मेगास्पोरेंजिया, और मेगास्पोरेंजिया टर्म किसके लिए यूज की गई है? ओव्यूल के। ठीक है, फिर से सुनेंगे। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओवरियन कैविटी। ओवरियन कैविटी के अंदर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नेम है प्लासेंटा, और प्लासेंटा के साथ क्या अटैच्ड है? बहुत सारे ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स का दूसरा नेम जो है वो क्या है? मेगास्पोरेंजिया। ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज these ovules their number also vary. For example, देखो उसने आपको बताया है कि कई बार ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल भी प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि व्हीट के अंदर, ठीक है, पैडी के अंदर और मैंगो के अंदर। ओके बेटे, उसके बाद कहते हैं कि कई बार काफी सारे ओव्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो वो किस किस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं? पपाया के अंदर, वाटरमेलन के अंदर एंड ऑर्किड्स के अंदर। ठीक है, इसमें से वाटरमेलन सभी बच्चों ने देखा हुआ है, और उसमें काफी सारे सीड्स होते हैं। तो ये सीड्स एक्चुअली क्या है? ये ओव्यूल ही तो है, जो बाद में क्या बन गए थे? सीड बन गए। ओके बेटे, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेगास्पोरेंजियम और द ओव्यूल। ठीक है, तो ये टॉपिक हम कल शुरू करेंगे बिकॉज ओनली 1 minute इज लेफ्ट। So don't worry, you will read this chapter